अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत, तंदुरुस्ती और आफियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं मेरा और अपना यूट्यूब चैनल JJC बाई सर जवाद। मैं हूं जवाद अख्तर। आज की लेक्चर वीडियो सेकेंड ईयर मैथ्स के चैप्टर 6 इंटीग्रेशन की एक नई एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 6.6। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने साथ आप लोग जो है काइंडली रजिस्टर और पेन और एक साइंटिफिक कैलकुलेटर रख लीजिएगा। बुक भी रख लें तो अच्छी बात हो जाएगी। आज की ये जो एक्सरसाइज है ये 2 हिस्सों में इंशाल्लाह कवर होगी, क्योंकि थोड़ी बड़ी एक्सरसाइज है और इसमें वैल्यूज़ वगैरह भी इस्तेमाल करनी है। 6.6 का टाइटल है डेफिनेट इंटीग्रल्स। पीछे हमने जितनी एक्सरसाइज की अभी तक 6.2 से लेकर 6.5 तक वो थी इनडेफिनेट इंटीग्रल। इनडेफिनेट इंटीग्रल ये होता है जिसमें एक सी आता है रिजल्ट में, और देखिएगा रिवाइज कीजिएगा, उसको कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन या इंटीग्रेशन कांस्टेंट कहते हैं। डेफिनेट इंटीग्रल से मुराद ये होती है कि अगर ये आपको फॉर्मेट नज़र आ रहा हो तो ये इसकी लिमिट्स हैं। ए और बी अगर आपको नज़र आ रहा है तो ये लोअर लिमिट या लोअर बाउंड कहलाता है, और ये जो ऊपर लिखी हुई है ये अपर लिमिट या अपर बाउंड कहलाता है। सर ये क्या चीज़ होती है अपर लिमिट या अपर बाउंड? इसका ये मतलब होता है कि ये जो फंक्शन आपके पास दिया होगा इस इंटीग्रेशन के अंदर, इसकी एक हद है कि ये यहाँ से यहाँ तक लाई करता है। यानी इसको यूँ समझ लें कि अगर ये एक्स और वाई एक्सिस है और इस एक्स वाई एक्सिस पर मैं आपको एक कर्व बना दूँ और वो कर्व जो है वो एक फंक्शन से रिप्रेजेंट हो रहा हो, फंक्शन ऑफ एक्स, तो यूँ समझे कि ये जो इसका एक्स इक्वल टू ए है और ये एक्स इक्वल टू बी है, ये नज़र आ रहा है आपको शेडेड पोर्शन। तो ये जो बाउंड हुआ ना, यानी इन दो वैल्यूज़ के दरमियान, इस ए और बी के दरमियान जो क्लोज हो गया, बाउंड हो गया, ये डेफिनेट रीजन, ये हमें निकालना है इस एक्सरसाइज में। और इसके बाद जो 6.7 है वो तो है ही पर्टिकुलर इसकी एक्सरसाइज, जिसको हम कहते हैं एरिया अंडर द कर्व। तो ये 6.67 दोनों डेफिनेट इंटीग्रल की एक्सरसाइज हैं। इसमें करना ये होता है कि हम जो पीछे इंटीग्रेशन के रूल सीखे हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड या बाई पार्ट्स या पार्शियल फ्रैक्शन, वो एज़ यूजुअल हमारी इंटीग्रेशन होगी। सही है। सिर्फ एक नई चीज़ ये होगी कि एंड में जब हम इंटीग्रेट कर लेंगे तो एक तो सी नहीं आएगा उसमें क्योंकि ये डेफिनेट है, और नंबर 2 ये कि हमें इस लिमिट को सब्स्टिट्यूट करना होगा उस रिज़ल्ट में, ताकि रिज़ल्ट गिनती में वैल्यू में एक डेफिनेट आए। अब इसका पुट करने का तरीका क्या होगा? वैसे इलस्ट्रेशन होगी, लेकिन ज़बानी भी बता दूं, क्योंकि देखिए प्रीव्यू देता हूं मैं थोड़ा, ताकि आपका जो है मूड और दिमाग बने कि ये करना क्या है इसमें। तो इसमें अपर लिमिट जो होती है बी, ये अमूमन बड़ी वैल्यू होती है, और लोअर लिमिट ए जो कि अमूमन छोटी वैल्यू, स्मॉलर वैल्यू होती है। इस दोनों को सब्स्टिट्यूट कर दिया जाता है उस वेरिएबल की जगह सवाल में। जैसे अब यहाँ पे एक्स नज़र आ रहा है आपको, तो एक्स की जगह हम वो वैल्यू पुट कर देंगे और एक्स की जगह वो वैल्यू पुट कर देंगे बी और ए, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ताकि डिफरेंस करके जो है वो बाउंडेड रीजन या डेफिनेट इंटीग्रल हो जाए। अच्छा, नीचे जो चीज़ें नज़र आ रही हैं ये MCQs के लिए, और ये इंशाल्लाह एक्सरसाइज करते करते हम देखते रहेंगे कि ये कहाँ और कैसे इस्तेमाल होंगी। असल इस पर फोकस कीजिएगा अभी कि ये हमारा डेफिनेट इंटीग्रल का काम होने जा रहा है और उसके क्वेश्चंस होने जा रहे हैं। अच्छा, इस एक्सरसाइज में तकरीबन 8 क्वेश्चंस हैं, 8 क्वेश्चंस, लेकिन इसमें 4 सवाल ऐसे हैं जो सिर्फ MCQs के लिहाज से हैं या अननेसेसरी हैं। तो आप लोग जानते हैं कि मैं सिर्फ गाइड बुक बनवा के अपना वीडियो बना के आपके लिए परेशानी का बायस नहीं बनना चाह रहा, तो ये टू द पॉइंट बात करूँगा मैं। तो अब ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है, इसमें 5th पार्ट जो है यहाँ से अब ये काम की चीज़ है। ठीक है, 1 से 4 जो पार्ट है इसका वो जस्ट MCQs है, और MCQs भी इंशाल्लाह मैं आप लोगों को साथ साथ करा रहा हूँ, और पीछे तो 2 चैप्टरों की मैं MCQs डिलीवर भी कर चुका हूँ, देखिएगा। इवेल्युएट डेफिनेट इंटीग्रल। अच्छा, एग्जाम में ये लिखा हो कि डेफिनेट इंटीग्रल इवेल्युएट करना ज़रूरी नहीं है, आपको इससे पहचानना होगा कि यहाँ पे लिमिट नज़र आ रही होगी। पीछे की एक्सरसाइज देखो, उसमें ये
इंटीग्रल का जो सिंबल होता है इस पर कुछ नज़र नहीं आ रहा होगा, वो इस बात का सबूत होगा कि ये इनडेफिनेट है। और यहाँ पे लिखा हुआ कुछ होगा। इस पूरी एक्सरसाइज को खोल के देखें, पेज नंबर 183 पे आपको हर सवाल पे ऊपर नीचे लिमिट नज़र आएगी। इसका मतलब होगा ये डेफिनेट है। 1 का 5 फंक्शन दिया हुआ है, 6.2 का टच आएगा इसमें, क्योंकि स्टार्टिंग समझेंगे जो पीछे की एक्सरसाइज है उसका ये रिवीजन है। अब इसको गौर करें तो इसमें कोई फार्मूला नहीं लग रहा, ना सब्स्टिट्यूशन हो रही है, ना पार्शियल फ्रैक्शन का है ये, ना ये बाई पार्ट्स का है। तो इसका तरीका है सबसे स्टार्टिंग मैट्रिक और 9th क्लास, यानी हम इसकी कॉन्जुगेटिंग कर देंगे, रैशनलाइज कर देंगे ताकि डिनोमिनेटर फ्री ऑफ रेडिकल हो जाए। तो बीच में प्लस है, उसी से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस करके मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। अब 1 से तो मल्टीप्लाई होकर एज इट इज़ आ जाएगा, नीचे जो है फॉर्मूला बन जाएगा। और से देखें, यही चीज़ प्लस के साथ है, यही चीज़ माइनस के साथ है, तो यानी ये बन गया आपका a प्लस बी, a माइनस बी, यानी ये a का काम करेगा और ये b का। समझ में आ गया? तो ये हो गया हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। इससे फ़ायदा क्या होगा, नीचे नज़र आएगा, रूट का स्क्वायर बाहर आ जाता है, रूट से कैंसिल होकर रूट का स्क्वायर बाहर। तो अब ये प्लस का x माइनस का x कैंसिल हो गया, अपॉन में बचा 2 कोफिशिएंट बन के बाहर आ गया। अब देखें ये अब बन गया सवाल, क्योंकि अब इसके दो इंटीग्रल बन जाएंगे बारी बारी, एक दफ़ा 2 + x के साथ dx और एक दफ़ा x रूट के साथ dx। रूट का मतलब हाफ होता है। अच्छा, हाफ ये जो है बाहर वाला हाफ ये पूरे के साथ अब आएगा दो इंटीग्रल में, तो जब ये पूरे के साथ ये ब्रैकेट लगा दिएगा, ये रिजल्ट पूरा हाफ करेगा इसके साथ। अब 2 + x पे हाफ और x पे हाफ, तो इस पे वो वाला फार्मूला लगा जिसमें n+1 अपॉन n+1 होता है। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा ज़रा, इसके लिए ये भी ज़रूरी है कि आपका कोफिशिएंट x का लीनियर बन के a जो हो वो भी देखना है। यानी a यहाँ पे 1 है तो ये देखें 1 1, ये फार्मूला मैंने बताया था शुरू के दिनों में। तो अब यहाँ पे भी देखें x के साथ कोफिशिएंट 1 है, इसलिए फ़ौरन n+1 अपॉन n+1 हो गया। और ये तो बहुत ही आसान है, x के ऊपर पावर है तो x n+1, तो हाफ प्लस 1 कितना होता है बच्चों, 3/2। तो ये भी आ गया, ये भी। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ पहले ही सवाल में गौर से देखिएगा, जब ये इंटीग्रेशन हो जाएगी तो चूँकि डेफिनेट है तो ये एक ब्रैकेट सा लग के इसके ऊपर ये लिमिट आ जाएगी। इसका मतलब होगा कि इस ब्रैकेट के अंदर जो है उस पर लिमिट अप्लाई होनी है, अभी हुई नहीं है, होनी है। लिमिट इज़ टू बी अप्लाइड, कि अभी ये इंटीग्रेट हो गया है, लिमिट होनी है अप्लाई। तो देखिए पहले इंटीग्रल पे चल रहा था कि इंटीग्रेशन अभी हुई नहीं थी, लेकिन जैसे ही इंटीग्रेशन हो जाएगी इंटीग्रल का साइन रिमूव हो जाएगा और ये लिमिट ब्रैकेट पे आ जाएगी राइट पे, कि अब इसके विद इन जो ब्रैकेट नज़र आ रहा है इसके लेफ़्ट पे, उस पर लिमिट लगेगी। तो पहले लिमिट लगाने से पहले 3/2 का रेसिप्रोकल करके कॉमन ले लेते हैं, तो 2/3 होकर बाहर हो गया ये कॉमन, 2 से 2 कैंसिल, 1/3 आ गया। अब लिमिट अप्लाई करने का ज़रा सही से तरीका समझिएगा ताकि अगले सवालों में जल्दी जल्दी हम कर सकें। x कितनी जगह नज़र आ रहा है आपको, 2 जगह, ठीक है। अब इसी में पहले अपर लिमिट लगाएंगे, जो मैंने अभी लिखा था FBF, यानी यूँ समझिए कि ये ऊपर वाली जो है ये b का काम कर रही है आपके, और ये a, तो FB माइनस FA। अब x यहाँ पे रखें आप 4, तो 2 + 4, फिर यहाँ पे रखें 4, तो 4 की पावर, ये हो गई अपर लिमिट अप्लाई, सही है, यानी जिसको मैंने यूँ लिखा था FB। अब माइनस करके उसी पे लोअर लिमिट अप्लाई कर दें, यानी a। अब 0 है तो 2 + 0, और यहाँ पे x है तो 0। अब सिंप्लीफाई करने का काम रह जाएगा, 4 + 2 6 होता है, 4 जो है 2 का स्क्वायर होता है, 2 की पावर 3/2, 0 लिखते नहीं है। अब 6 की पावर 3/2, 6 की पावर 3/2 का मतलब हो गया 6 की पावर 3 × 1/2, बोले हाँ। और 1/2 का मतलब होता है रूट, बोले हाँ। तो ये हो गया 6 का क्यूब। अब गौर करें तो 6 के एक तो पेयर बन गया और एक अनपेयर बन गया, तो स्क्वायर वाला पेयर में से बाहर आ गया ये 6, और एक अनपेयर वाला 6 ये रह गया, ठीक है। 2 का क्यूब पूरा पूरा, क्योंकि 2 का स्क्वायर से अपॉन का 2 कट गया था, तो 2 का क्यूब बचा जो कि 8 हो गया। और ये अब खुद समझ में आ गया कि ये अगर 6√6 है तो ये 2√2 होगा। सिंप्लीफाई कर लें, इसमें 2 में से 8 में से और 6 में से 2 कॉमन आ जाएगा, 2 बाहर चला गया, यहाँ बचा 3, 2 3 = 6, ये बचा 2 1 = 2,
ताकि रूट वाले एक जगह कर लें और बगैर रूट वाले एक जगह। तो ये बाद में लिख दिया और ये इधर अरेंजमेंट कहते हैं इसको। तो 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, दैट इज़ द आंसर। अब मैं ज़रा स्पीड पकड़ूंगा क्योंकि देखें पहले सवाल को मैं फाउंडेशन ले करता हूँ, हमेशा मेरी आदत है कि पहचाने सवाल को, लिमिट कैसे लग रही है वो देखें ताकि अब अगले में आप कंफर्टेबल रहें। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 2 के इंशाल्लाह सारे पार्ट होंगे। आज का लेक्चर क्वेश्चन 2 तक है, इसके अंदर 10 पार्ट हैं। फिर अगले जो लेक्चर वो इससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें 4 क्वेश्चन इंशाल्लाह होंगे और वो सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे भी ज़्यादा। ये तो एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट ही है, पूरी एक्सरसाइज पे स्टैटिक लगा लेंगे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, क्योंकि डेफिनेट का क्वेश्चन इम्तिहान में आने ही आना है, तो प्रैक्टिस में रखिएगा। लेकिन अगला लेक्चर इससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, डेफिनेट इंटीग्रल। अब इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 2 में ज़्यादातर आपको अलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन मिलेंगे, तो इसमें आपको 6.2 का रिवीजन रखना है ताकि आपको फ़ायदा हो। 6.2 मैंने डिलीवर की हुई है, उसको ज़रूर देखिएगा ताकि ये आज इसका समझ में आ रहा हो। अब इसमें क्या हम करते थे 6.2 में, अगर याद आ जाए आपको, डेरिवेटिव तलाश करते थे। अब ये गौर से देखें अगर आप, तो एक्स स्क्वायर प्लस 9 जो है इसका डेरिवेटिव बनना चाहिए 2x, क्योंकि एक्स स्क्वायर का n(n-1) से 2x, 9 का 0, तो एक 2 यहाँ पे कम नज़र आ रहा है। तो हम पहला यहीं से सवाल शुरू करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, ठीक है। तो 2 से मल्टीप्लाई ये आ गया, डिवाइड ये आ गया। इसका फ़ायदा क्या हुआ सर? इसका फ़ायदा हुआ ये वाला फार्मूला एप्लीकेबल हो गया कि फंक्शन के नेबरहुड में डेरिवेटिव आ जाए तो n+1/n+1 हो जाता है। तो अब देखिए यहाँ पे नेबरहुड में इसका डेरिवेटिव आ गया, तो 3/2 + 1 कितना हो गया बच्चों? 5/2। तो 5/2 ये भी आ गया और ये भी। अब देखिए लिमिट अभी राइट पे आ गई कि लगेगी, अप्लाई होगी। रेसिप्रोकल करें 2 और 5 2 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा कैंसिल हो गया। अब लिमिट अप्लाई करने की पोजीशन आ गई, यानी अब इसमें एक जगह x है तो पहले 4 अप्लाई कर दें, तो 4 का स्क्वायर प्लस 9 ये रहा, और माइनस करके लोअर लिमिट यानी 1 अप्लाई कर दें, 1 का स्क्वायर प्लस 9 ये रहा, यानी कि ये एफ बी हो गया। शुरू में थ्योरी बताई थी वो वाला एफ बी, और ये ए, यानी कि ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट जो होती है क्या होती है? अपर लिमिट होती है x = b और लोअर लिमिट होती है x = a। अब समझ में आना शुरू हो गया माशाल्लाह से, गुड। 4 का स्क्वायर 16 प्लस 9 25, 25 5 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर स्क्वायर कट गया, 5 की पावर 5 यहाँ आ गया। 10 किसी का स्क्वायर नहीं होता तो 10 को ऐसे ही लिख दिया, 5/2 को 5 × 1/2 में स्प्लिट कर दिया ताकि 1/2 को हम रूट लिख सकें, यानी किसी भी चीज़ की पावर 1/2 का मतलब होता है रूट, ठीक। अब पावर 5 को मैं 4 1 में लिख सकता हूँ, सही, ताकि ये जो 4 है इसको मैं लिख सकूँ स्क्वायर का स्क्वायर, बोले हाँ। तो स्क्वायर का स्क्वायर परफेक्ट बनकर बाहर आ जाएगा, तो स्क्वायर ऑफ स्क्वायर है तो ये बाहर आ गया, ठीक है। एक अनपेयर 10 रह गया अंदर। अब यहाँ पे 5 की पावर 5 बची, क्योंकि 2 2 कट गया। अब आप लोग यहाँ पे सोच रहे होंगे कि ये क्या कर दिया सर ने। सर ने यहाँ पे ये कर दिया कि 5 की पावर 5 जो है और 10 की पावर जो 2 है, इसके अंदर देखें 10 की पावर 2 का मतलब है 100, बोले हाँ, ठीक है जी। और 5 की पावर 5 का मतलब क्या है? 25 इंटू, यानी एक 25 अलग कर दूंगा तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, ये कह रहा हूँ 5 का स्क्वायर इंटू 5 की पावर 3। अब समझ आ गया, यानी ये स्टेप आप फेयर भी कर सकते हैं। इससे होगा क्या सर फ़ायदा? इससे बहुत बड़ा फ़ायदा होगा कि अब 5 का स्क्वायर जो ये 25 है और 100 का अंदर 25 है, 25 4 100, हम कॉमन ले लेंगे 25। तो ये देखें 25 कॉमन आ गया, तो यहाँ बचा 5 का क्यूब जो कि होता है 125, बोले हाँ। 25 कॉमन जा चुका है तो यहाँ बचा 25, 4 से 4, तो 4 ये बचा। अब इसका फ़ायदा क्या हुआ? कॉमन निकलने से ये कैंसिल होकर रिड्यूस हो गया और आंसर आ गया ये। आप इस स्टेप को फेयर भी कर सकते हैं कि पहले इसमें से ऐसी वैल्यूज़ को स्प्लिट कर लें जो कॉमन निकलवा सके, ठीक है जी। तो ये थोड़ा मज़ेदार सवाल था इस स्टेज में, पीछे तो सीधा था। चलें भाई, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2। अब तकरीबन एक जैसे लगेंगे आपको कुछ देर तक सवाल। अब देखिए इसमें नीचे जो चीज़ आ रही है उसका डेरिवेटिव ढूंढें। 7x स्क्वायर का कितना होना चाहिए बच्चों? 14x, क्योंकि n(n-1) 7 2 14। अब 14 एक कम पड़ रहा है यहाँ पे, तो हम 14 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। 14 ऊपर मल्टीप्लाई में आ गया और डिवाइड में 14 बाहर आ गया। अब इसमें वो वाला फार्मूला लगाएंगे जिसमें डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर में डेरिवेटिव होता था, याद आया?
तो इसमें ln करके आ जाता था। तो अब यहाँ पे ये नीचे का ऊपर डेरिवेटिव है, ये फंक्शन अप्लाई हो गया, तो ये सॉरी फार्मूला अप्लाई हो गया, तो हमने फॉर्म को ln करके लिख दिया। अब लिमिट अप्लाई करें, ln की लिमिट ज़रा एहतियात से, अपर लिमिट यानी 5 को यहाँ इस्तेमाल करें, तो ln के साथ 7x² यानी 7 × 5² + 2 माइनस यानी ये अपर लिमिट लग गई, और अब माइनस करके लगने जा रही है लोअर लिमिट। ठीक है जी, यानी ये हमारा x = a है और ये x = b है। तो अपर लिमिट पहले लगेगी, उल्टा मत रख दिएगा, आंसर माइनस में आ जाएगा। लोअर लिमिट रखी 2, तो 7 × 2 का स्क्वायर और प्लस 2। अब सिंप्लीफाई करें जल्दी जल्दी, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 7 25 = 175 होता है, कैलकुलेटर चला लें, 2 7 4 = 28 होता है, 175 + 2 177 होता है, 28 + 2 30 होता है। लॉग की आइडेंटिटी जो बहुत दिनों हम इस्तेमाल करते रहे कि ln के साथ अगर दो चीज़ें सब्ट्रैक्ट हो रही हों तो वो डिवाइड में आ जाती हैं। तो यहाँ पे ln 1 हो गया और ये दोनों डिवाइड में आ गए, यानी ये x था ये y ओके हो गया। अब कैलकुलेटर चलाएंगे तो आपका कैलकुलेटर कहेगा कि ये 3 से कैंसिल हो रहा है, यानी 3 1 ज़ा 0 और 3 5 ज़ा 2 कैरी हुआ तो 9 ज़ा 59/10 और 1/14 बाहर, दैट इज़ आंसर। मज़ेदार सवाल था, बस ये 6.2 ज़रूर रिवाइज़ कीजिएगा ताकि कंफर्टेबल रहें आप क्वेश्चंस करने में। अगले सवाल में भी तकरीबन वैसे ही मामला है कि नीचे पावर है और डेरिवेटिव की तलाश है। अब इसको पहले ऊपर कर दिया क्योंकि अब पावर वाली चीज़ पे चाहिए। एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, कुछ स्टूडेंट एक गलती करेंगे, जो ln वाला केस होता है ना, ये इसमें पावर नहीं होनी चाहिए। देखिए नीचे पूरा फंक्शन है और फिर उसके ऊपर डेरिवेटिव है। अब इससे बच्चा इसको जो है रॉकेट चला देगा, रॉकेट ये चला देगा क्योंकि इसका डेरिवेटिव आ रहा है, वो ये नहीं देखेगा कि इस पर हाफ पावर भी है। इसमें ln के केस नहीं चल सकता जिसके अंदर पावर आ जाए, ये नोट कीजिएगा साइड पे, वरना ये सारे सवाल आपको ln के लगने लग जाएंगे कि यार इस पर भी तो लग रहा है। तो श्योरिटी हो कि कब क्या करना है। गुड। अब इसको इसलिए रेसिप्रोकल कर दिया, नेगेटिव हाफ हो गया। अब गौर से देखें, इसका डेरिवेटिव होना चाहिए 2 2 ज़ा 4x + 6। तो यहाँ एक 2 कम है, यहाँ पे भी एक 2 कम है, तो हम मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 2 कर देंगे। डिवाइड वाला 2 ये आ गया और ये 2 2 ज़ा 4 और 2 3 ज़ा 6 ये आ गया। सर ये क्यों किया? ताकि देखें अब डेरिवेटिव 2x² का 4x, 6x का 6 1 ज़ा 6 और 5 का 0। अब हम जो आज पहला सवाल किया था उस तरह का, अब नेबरहुड में डेरिवेटिव है तो n+1/n+1 यानी -½ + 1 इज़ हाफ, तो ½ और ये बाहर हाफ चल रहा है अपना। अब ये 2 रेसिप्रोकल हुआ 2/2, ये तो ख़त्म ही हो गया। अब यहाँ पे 1/2 जो आया, इसके ऊपर अब हम लिमिट लगा सकते हैं। लिमिट लगाने का मतलब अब दो जगह x है तो पहले दोनों जगह 3 अप्लाई करें, तो 2 × 3 का स्क्वायर, फिर 6 × 3 + 5 पावर में हाफ माइनस, यानी ये अपर लिमिट हो गई और ये हमारी लोअर लिमिट हो गई माइनस करके। ठीक है, अब माइनस करके ये 0 अप्लाई करें, 2 × 0 का स्क्वायर, 6 × 0 और 5 ओके हो गया। अब कैलकुलेटर जिंदाबाद, 3 का स्क्वायर 9, 6 3 ज़ा 18, 5 अपनी जगह, 0 × एनीथिंग, 0 × 3 एनीथिंग 0, 5 बचा, 5 के ऊपर हाफ। ठीक जा रहा हूँ ओके। 9 2 ज़ा 18, 18 18 36 + 5 41 और ये 5। अब ये 41 पे हाफ है रूट, 5 पे हाफ है रूट, कुछ सिंप्लीफाई नहीं हो रहा तो आंसर हो गया, क्योंकि ना कॉमन निकल रहा है ना कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है। समझ में आना शुरू हो गया ना बच्चों, प्यारे बच्चों? गुड। ये तो बना बनाया सवाल है, जल्दी से ख़त्म करेंगे। x³ का डेरिवेटिव 3x² रेडीमेड, 2x का 2, जैसे उसमें मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों किया था, एक 2 कम पड़ रहा था। रटिएगा नहीं कि हर वक्त 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। ये देखिए पूरा पूरा इसका डेरिवेटिव आ गया, यानी यूँ समझ लें इसको कि ये डेरिवेटिव है x³ + 2x का, क्योंकि 3x² n-1 से ये रहा और 2x का 2 1 ज़ा ये रहा, तो इसलिए डायरेक्ट ये फार्मूला अप्लाई हो सकता है n+1 वाला। तो -½ + 1 अपॉन -½ + 1, तो -½ + 1 दो दफ़ा दिखा चुका हूँ, हाफ हो गया, हाफ हो गया, ये 2 रेसिप्रोकल हो गया। अब इस पे लिमिट अप्लाई हो सकती है, दो जगह x है तो दोनों जगह पहले अपर लिमिट 2, तो 2 का क्यूब और 2 2 ज़ा पावर हाफ, और माइनस करके लोअर लिमिट 1 का क्यूब और 2 1 ज़ा 2 और पूरे पे हाफ। ओके, 2 का क्यूब 8 होता है, 2 2 ज़ा 4 होता है, 1 का क्यूब 1 होता है, 2 1 ज़ा 2 होता है।
8 और 12 होता है, 2 + 1 3 होता है, 12 का हाफ का मतलब रूट, 3 के हाफ का मतलब रूट, लेकिन अब 12 जो है वो पेयर बन रहा है, 2 6 ज़ा 2 3 ज़ा 3 1 ज़ा, तो ये पेयर बन गया 2 का, तो 2√3 इसका पेयर बाहर आ गया। अब सेम रूट हो तो कोफिशिएंट ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, तो 2 - 1 से कितना हो गया √3, यानी ये हो गया 1 2 और ब्रैकेट में बचा 1√3, तो 1 लिखते नहीं है तो ये आ गया 2√3। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग गुड। यहाँ से अब ट्रिग्नोमेट्रिक आना शुरू हो गए। ज़रा ख्याल रखिएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक में आपको कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ सकती है। शुरू में मैंने कहा था कि कैलकुलेटर रख लें। इसमें भी 6.2 काम आएगी, जिसमें हमने साइन कॉस वाला हिस्सा यानी ट्रिग्नोमेट्रिक किया था। लिमिट है, ये तो एक्सरसाइज का टाइटल चल रहा है, डेफिनेट इंटीग्रल कॉस क्यूब। ये मैंने एक दिन आपको सिखाया था 6.2 के वक्त में कि अगर पावर 3 या 5 हो यानी ऑड पावर हो तो उसको स्प्लिट करते हैं, यानी 2 + 1 पावर में तोड़ेंगे, स्प्लिट होगी। क्यों होगी? ताकि एक डेरिवेटिव बन सके, क्योंकि साइन का डेरिवेटिव कॉस और कॉस का माइनस साइन होता है। तो इस क्यूब को स्प्लिट किया कॉस स्क्वायर इंटू कॉस में। अब कॉस स्क्वायर पे आइडेंटिटी आ गई मशहूर ज़माना, यानी ये वाली जो ओरिजिनल थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो इसमें से कॉस स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये आ गया। ओके सर, इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा बेटा कि 1 इंटू कॉस से एक इंटीग्रल बन जाएगा ये, और माइनस साइन स्क्वायर कॉस से एक इंटीग्रल बन जाएगा ये। सर इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे फ़ायदा ये होगा बेटा कि कॉस डायरेक्टली इंटीग्रेबल है, जिसका इंटीग्रल यानी एंटी डेरिवेटिव होता है साइन, और ये नेबरहुड में पावर वाला केस बन गया, क्योंकि ये साइन एक्स स्क्वायर का मतलब है साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो अब देखें, साइन का डेरिवेटिव कॉस है बराबर में, बोले हाँ जल्दी से, क्योंकि साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है। तो अब ये n+1 होकर आ जाएगा बाहर, तो साइन पे पावर 2 जो थी वो n था, तो n+1 हो गया 3/3, 3 बाहर निकाल लिया, और कॉस का इंटीग्रल होता है साइन। अब इस पे लिमिट लगेगी 0 to π/2, तो राइट पे लिखा हुआ है, इस पे लिमिट लगेगी 0 to π/2, राइट पे लिखा हुआ है। अब लिमिट अप्लाई करनी है, तो उससे पहले मैंने एक काम किया कि बच्चे कंफ्यूज ना हो, तो इस क्यूब को होल पे क्यूब लिख दिया है, ताकि ये ना लगे कि वो वैल्यू रख के क्यूब कर दें। वैल्यू रखेंगे हम साइन के एंगल की जगह पे, पता चला एंगल का क्यूब कर दिया, सारा काम खराब हो जाएगा। एंगल का क्यूब नहीं है ये साइन एक्स का क्यूब है, यानी वैल्यू का क्यूब। अब लिमिट अप्लाई करें, इसमें एक जगह एक्स है, इसमें भी एक जगह एक्स है, तो इस हिस्से पे अलग, इस हिस्से पे अलग, यानी अब इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये देखें साइन ऑफ अपर लिमिट माइनस साइन ऑफ लोअर लिमिट, यानी यहाँ पे अब ये फंक्शन ऑफ बी हो गया और ये फंक्शन ऑफ ए हो गया। ओके, और यही चीज़ पे आ जाए -1/3 के साथ, ये हो गया फंक्शन ऑफ बी और ये हो गया फंक्शन ऑफ ए, यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यूँ भी लिख सकते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब साइन 90 क्या होता है बच्चों? 1, साइन 0 होता है 0, वरना कैलकुलेटर चला के देख लें। साइन 90 होता है 1, तो 1 का क्यूब 1 ही आ जाएगा। साइन 0 0 होता है तो 0 का क्यूब भी 0 के ख़त्म हो जाएगा, तो ये 0 ख़त्म, ये 0 ख़त्म, क्या बचा यहाँ पे 1, और यहाँ पे 1 का क्यूब 1 हो चुका है, तो 1 1 ज़ा 1/3। एलसीएम ले लें, 3 1 ज़ा 3 -1 2/3। कितना अच्छा, बस ये रिवीजन जो आ रहा है इसको ज़रूर करें काइंडली, कि 6.2 का सर रेफरेंस दे रहे हैं, क्योंकि देखें आप जल्दी जल्दी क्वेश्चन करेंगे अगर आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई है और आप पिछला रिवाइज कर रहे हैं मेरे साथ। अच्छे बच्चे ऐसा करते हैं माशाल्लाह, और आप सब अच्छे बच्चे हैं। 2 का 6, इसमें लिमिट अजीबोगरीब है, लेकिन डरिएगा नहीं, बड़ी आगे जाके सेट हो जाएगी लिमिट। साइन √x/√x dx और लिमिट dvf π² 4 से π² 36। अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन नो टेंशन, छोटा सा सवाल है। अब इसमें आपको एक चीज़ सोचनी है कि √x का डेरिवेटिव क्या होता है। तो √x का मतलब होता है पहले x हाफ, हाँ बोलें। अब इसको अगर मैं डिफ्रेंशिएट करना चाहूँ तो n(n-1) करें मेरे साथ ज़रा, n(n-1) हाफ -1 कितना होता है बच्चों? माइनस का हाफ, ठीक। अब माइनस हाफ को उल्टा करें तो ये हो जाएगा 1/2 x पे हाफ, बोले हाँ। हाफ का मतलब होता है रूट। अब नज़र आया कुछ क्या कर रहा था? मैं ये कर रहा था बेटा कि dx के नीचे √x है, लेकिन ये मुझे दिमाग में जो था उसकी वजह से मैंने फैसला किया, वरना आप लोग ये रफ़ करें पहले या फेयर ही कर लें और फिर फैसला करें कि यार एक 2 कम पड़ रहा है, क्योंकि पिछले जो सवाल थे उसमें
एक्स क्यूब था, एक्स स्क्वायर था, वो फ़ौरन तय कर लेता है बच्चा n(n-1) से कि ये इसका डेरिवेटिव होगा। लेकिन रूट वगैरह का अगर बहुत शार्प मैथ्स है तब तो आप तय कर लोगे, वरना इस तरह रफ वर्क करके कहो अरे यार एक 2 कम पड़ रहा है। अब ये आपको भी समझ में आ गया, तो अब देखें आपको ये स्टेप समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2 क्यों किया है, अपना काम निकालने के लिए डेरिवेटिव की तलाश वाला। तो इस बुनियाद पे ये अब साइन रूट एक्स का डिवाइड आ गया 2 यहाँ, मल्टीप्लाई आ गया 2 यहाँ, कहीं समझ में आ गया? सही। तो अब ये साइन रूट एक्स डी एक्स अपॉन 2 रूट एक्स हो गया, सही, ठीक है। अब हुआ क्या, इस रूट एक्स का पूरा पूरा यहाँ पे डेरिवेटिव है, दिखाया ना ये, ठीक है। इस बुनियाद पे अब हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, कौन सा, कि अगर ये साइन ऑफ फंक्शन है, ये फंक्शन अगर है तो ये उसका डेरिवेटिव है, ठीक है। जैसे यहाँ पे x होता है तो dx उसका डेरिवेटिव होता है, तो fx है तो इसका ये फंक्शन ऑफ x का डेरिवेटिव है। तो इस बुनियाद पे अब हम इसका साइन का इंटीग्रल ले सकते हैं माइनस कॉस डायरेक्ट। साइन का हो गया माइनस कॉस, लिमिट अप्लाई होनी है और 2 बाहर था, ठीक है। तो ये स्टेप समझ में आया ट्रिकी कि ये इसका डेरिवेटिव बन गया है, तो इस वजह से ये साइन का फ़ौरन माइनस कॉस इंटीग्रल हो गया। अब लिमिट लगाएं इस रूट एक्स की जगह π²/36, पहले अपर लिमिट ये रही, और माइनस करके इसी x की जगह पे π²/4। अब समझ में आएगा ये लिमिट क्या थी। आंसर इसका रूट में आना था, क्योंकि अब स्क्वायर जो है ना परफेक्ट होकर बाहर आ जाएगा। 4 परफेक्ट स्क्वायर है, 36 6 का है, ये 2 का है, फ़ौरन बाहर आ जाएगा। देखा कैसा मज़ेदार सवाल दिया था बुक बनाने वाले ने, कि अजीब सी लिमिट लग रही थी, लेकिन देखिए ये स्क्वायर रूट से बाहर आ गया। 36 6 का स्क्वायर है। अब cos 30 क्या होता है बच्चों, बोलो, √3/2, और कॉन 90 क्या होता है, cos 90 0। तो 0 यहाँ लिखो या ना लिखो, ख़त्म। अब 2 से गया 2, तो बाकी बचा माइनस का √3। इस हिस्से में सवाल में बारीकी थी, बाकी निस्बतन आसान था। ओके, जा रहा हूँ, थैंक यू। ये सवाल आ गया भाई टेंजेंट और सेक का। शुरू के सवाल थे साइन कॉस के, उससे पीछे के शुरू के सवाल थे अलजेब्रिक के। यानी आप कैटेगराइज कर रहे हैं तो और अच्छी बात है कि इसमें अलजेब्रिक के क्वेश्चन थे, ट्रिग्नोमेट्रिक में साइन कॉस के थे, और अब टेन सेक या कॉसेक कॉट के होकर क्वेश्चन 2 यानी आज का लेक्चर इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। इसमें अब टेंजेंट एक सेक स्क्वायर है। अब 10 का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर होता है। ये लिस्ट आप लोगों के पास है ना, खो तो नहीं दी ना ये लिस्ट। ये लिस्ट मैंने बड़ी मेहनत से आप लोगों के लिए बनाई थी बेटा, ये कि देखिए 10 का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर। ये लिस्ट भी मैंने बड़ी मेहनत से आपके लिए बनाई थी, जो अभी पीछे हमने किए सवालात, कि साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस, कॉस का साइन, ये सब मैंने आपके लिए किया था। आप इसका फ़ायदा उठा लें बेटा, और A1 बोर्ड में ले आए माशाल्लाह से, तो ये सारा वसूल हो जाएगा इंशाल्लाह। तो जनाब टेंजेंट का डेरिवेटिव आ गया यहाँ पे, तो इस बुनियाद पे अब ये भी फटाफट हम कर सकते हैं फॉर्मूले के ज़रिए, n+1/n+1। तो ये हो गया ½ + 1, अब ½ + 1, अभी तो -½ + 1 पीछे किया था, तो ये हो गया 3/2, 2 1 2 +1 3/2। तो 3/2/3/2, और लिमिट इस पे 0 to π/4 वो राइट पे आ गई, रेसिप्रोकल हुआ 2/3, टेंजेंट x पे 3/2। अब लिमिट अप्लाई करें x की, ये तो पता चल गया ना ये क्या चीज़ की लिमिट होती है, जो अंदर वेरिएबल होता है। यानी अगर ये π/4 लिखा और अंदर वेरिएबल x है, तो समझिए ये x की वैल्यू है। समझे कुछ बात, ये 0 लिखा है क्या चीज़, ये जो वेरिएबल लिखा है उसकी वैल्यू है, जो शुरू में थ्योरी बताई थी। अब इसमें टेंजेंट ऑफ π/4 रखें, पावर 3/2 माइनस, यानी ये अपर लिमिट हो गई और ये लोअर लिमिट हो गई। अब टेंजेंट ऑफ 0 लोअर लिमिट रखी। टेंजेंट 45 क्या होता है 1, टेंजेंट 0 क्या होता है 0, π/4 का मतलब 45। अगर आप भी मेरी तरह ये सब याद रखेंगे ना तो कैलकुलेटर नहीं चलाना पड़ेगा। देखें टेंजेंट 45 मुझे याद है कि 1 होता है, लिखा ही नहीं मैंने कैलकुलेटर को उठा के। टेंजेंट 0 मुझे पता है 0 होता है, तो देखें फ़ायदा हो रहा है। आप लोग कहेंगे सर ये आप ना लिखे होंगे तो बता देंगे, बिल्कुल इंशाल्लाह बेटा, मैं किस बात का टीचर हूँ। 1 की पावर 3/2 1, क्योंकि 1 को 100 बार भी कर दें 1 होगा, 0 को कितनी बार भी कर दें 0, तो यहाँ बचा 1, तो 1 की पावर 3/2 1, तो 2 1 2/3 इज़ द आंसर। ई वाले सवाल, अच्छा ये एक ही पार्ट है शायद ई वाला, बाकी साइन कॉस के सवाल हैं। ये बीच में एक रख दिया दिखाने के लिए, नज़र ना लगने के लिए कि बच्चे साइन कॉस रट तो नहीं रहते।
ई का इंटीग्रल ई होता है, याद है? सही, लेकिन बोले आगे, ई का तो ई होता है डेरिवेटिव, लेकिन 5x माइनस 2 का क्या होता है बेटा? 5, क्योंकि x का 1 और 2 का 0, तो 5 एक कम पड़ रहा है। गौर से देखिए सवाल में 5 नहीं है, तो इसलिए इसको पहले 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे ताकि डेरिवेटिव आ जाए। तो 5 से मल्टीप्लाई ये आ गया, डिवाइड ये आ गया। ओके, अब हम कह सकते हैं कि इसका यहाँ पे फंक्शन अगर है तो बराबर में इसका डेरिवेटिव है। तो अब ई का इंटीग्रल वाला फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है, यानी ई का इंटीग्रल ई, ठीक है, और ये 5x वाले का ये dx, ठीक है, 5 के साथ। अब इंटीग्रेट हो गया, तो अब ये 0 और 2 लिमिट अप्लाई करनी है। ये लिखना तो आ गया ना बेटा, आज की एक्सरसाइज, आज का जो क्लास ख़त्म होने जा रही है कि ये इंटीग्रेशन हो जाती है तो लिमिट लगाने से पहले ये राइट पे ब्रैकेट पे चला जाता है और फिर लिमिट लगती है। तो अब यहाँ पे पहले x की जगह पे 2 रखें, तो 5 2 ज़ा 10 माइनस 2, ये रहा, और 0 रखें तो 5 0 ज़ा 0 माइनस 2, ये रहा, ठीक है। 10 माइनस 2 8 होता है, 0 माइनस 2 माइनस 2 होता है, लेकिन पहले उसको रेसिप्रोकल कर दिया मैंने 1/e की पावर 2, ठीक है। तो अब इसके नीचे 1 है तो एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम में क्या होता है? बेस सेम पावर ऐड, यानी e की पावर 8 इंटू ई की पावर 2 इज़ e की पावर 8 प्लस 2 इज इक्वल टू ई की पावर 10। अच्छा, बुक में इस सवाल का आंसर गलत है, करेक्शन कर लीजिएगा। बुक में, बुक वालों ने यहाँ पे 16 लिखा हुआ है, आपको लगेगा सर गलत बता रहे हैं, बुक में गलत लिखा हुआ है। बेस सेम होती है, पावर ऐड होती है, मल्टीप्लाई पावर तो होती है जब पावर ऑफ पावर हो। पावर ऑफ पावर समझाऊँ आपको? ये ऐसे 2 के ऊपर 3 है और फिर उसके ऊपर एक 2 है, ये पावर ऑफ पावर है। इसके ऊपर होगा 2 की पावर 6, समझे आप? और कोई यूँ कह दे 2 की पावर 3 है और मल्टीप्लाई करना है 2 की पावर 2 से, तो 2 की पावर 6 थोड़ी होगा, 2 की पावर 3 प्लस 2 5 होगा। बेस सेम पावर ऐड, तो यहाँ पे देखिए बेस सेम है तो पावर ऐड होनी चाहिए ना, तो 8 प्लस 2 10, तो e10 माइनस 1 और नीचे 5e स्क्वायर। तो ये करेक्शन कर लीजिएगा बुक में आंसर की, वरना कुछ कहेंगे कि बुक सही के सर सही। अच्छा, ये 2 पार्ट इसके ज़रा इम्पॉर्टेंट, इस पर निशान लगा लें, क्योंकि ये सेक्शन बी के अच्छे सवाल बन सकते हैं। और एक जो क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट कराया था, यानी जहाँ से आज शुरू हुआ था, वो कॉस क्यूब साइन स्क्वायर, इसमें पूरी 6.2 काम आएगी कि किस तरह तोड़ते थे, स्प्लिट करते थे। तो मैंने अभी आज भी बताया था कि 3 है तो 3 को 2 + 1 में स्प्लिट करेंगे ताकि एक डेरिवेटिव में चला जाए और एक आइडेंटिटी में। तो कॉस स्क्वायर इंटू कॉस में स्प्लिट किया, साइन स्क्वायर को ऐसे ही छोड़ा, यानी देखिए स्क्वायर वाले को नहीं स्प्लिट करेंगे वरना भटक जाएंगे आप। स्क्वायर पे आइडेंटिटी लग गई, अब बताऊँ तो नहीं ना, पीछे लिख चुका हूँ कि कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये साइन स्क्वायर अपनी जगह, ये अपनी जगह, अरेंज इसलिए किया है कि जो बगैर पावर वाला है वो डेरिवेटिव बनेगा, क्योंकि साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, तो इसलिए उसको साइड पे dx के साथ लिख दिया कि ये डेरिवेटिव बनेगा, ठीक है। ये सब होता है समझने का बच्चों। अब इसमें 2 इंटीग्रल बनाए, 1 इंटू और साइन स्क्वायर इंटू, तो 1 इंटू साइन स्क्वायर इज साइन स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर इज साइन 4 और कॉस अपनी जगह। अब इसके 2 इंटीग्रल बनाए, साइन स्क्वायर इंटू कॉस और साइन 4 इंटू कॉस, ये बन गए 2, ठीक है। अब ज़रा गौर करें तो 3x जो है उसका डेरिवेटिव एक 3 भी होना चाहिए, तो एक 3 कम पड़ रहा है, तो इसलिए मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 3 करेंगे ताकि साइन 3x का डेरिवेटिव कॉस 3x इंटू 3 आ जाए। चेन रूल याद है ना भाई, कि पूरे का डेरिवेटिव लेंगे तो साइन 3x का कैसे लेंगे, मैं ऐसे बताया करता था, कंपोजिट फंक्शन, फंक्शन ऑफ फंक्शन। तो साइन 3x का कॉस 3x और सिर्फ 3x का 3, तो देखिए एक 3 कम है, तो इसलिए मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 3 हो गया। डिवाइड वाला 3 तो ये आ गया बेटा दोनों में, और मल्टीप्लाई वाला 3 उसके डेरिवेटिव वाले की जगह पे 3 में आ गया और 3 में आ गया। अब ये वो यूजिंग फार्मूला डैश डैश का मतलब वो वाला फार्मूला जो हमने यूँ लिखा था अभी कि फंक्शन ऑफ x की पावर n वाला, वो पलट के देख लीजिएगा, यानी n+1 वाले अप्लाई हो जाएगा। तो अब यहाँ पे 2 है तो 2 + 1 अपॉन 2 + 1 3, 4 है यहाँ पे तो 4 + 1 अपॉन 4 + 1 5, ओके हो गया। अब इसको होल क्यूब लिख दिया, इसको होल पावर 5 लिख दिया, क्योंकि लिमिट अप्लाई करनी है एहतियात से। तो अब लिमिट थी 0 to π/3, तो अब इस पे अपर लिमिट लोअर लिमिट और फिर इस पे अपर लिमिट लोअर लिमिट, थोड़ा लंबा है ध्यान से।
1/3 अपना बाहर, 1/3 ये वाला इसके बाहर, और इस पे लिमिट। तो ये देखें अपर लिमिट और ये लोअर लिमिट, ठीक है। क्या मतलब सर? ये कि भाई यहाँ पे x की घट π/3 रखो, ये रहा होल पे क्यूब था, फिर माइनस 1/3 के साथ। अच्छा ये 1/3 अगर आप एक और कॉमन ले लेंगे तो यहाँ दो जगह 1/3 नहीं लिखना पड़ेगा। मैथ शार्प पे तो आप इस 1/3 के बाद भी एक बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे तो वो कॉमन हो जाएगा। 1/5 भी दोनों के साथ लगा देंगे तो कॉमन हो जाएगा, आपकी मर्ज़ी। मैंने बच्चों की तरह किया कि इसके साथ दिखा दिए पहले π/3 वाले को, फिर माइनस करके लोअर इस पे 0 वाले को, क्योंकि 3 0 ज़ा 0, x की जगह लिमिट लग रही है, यानी कि ये FB हो गया और ये FA हो गया। ओके, अब यहाँ पे भी इसी तरह जगह कम है, आप लोग एक लाइन में लिखिएगा। अब 3 के साथ π/3 पावर 5 ये रही, और माइनस बाहर है तो लोअर लिमिट में एक माइनस होता है, तो यहाँ पे अब खुद माइनस है तो ये वाला माइनस माइनस प्लस हो गया। प्लस माइनस की गेम ना हो, समझे? यानी कि यहाँ पे तो ये फर्स्ट टर्म थी तो अपर माइनस लोअर, लेकिन अब ये खुद माइनस है तो अपर माइनस लोअर, तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस। ओके, 3 से 3 कट गया, साइन पाई बचा, साइन 0 0 होता है। 3 से 3 कट गया, साइन पाई बचा, साइन 0 0 होता है। कैलकुलेटर चला के देख सकते हैं। साइन 180 भी 0 होता है, क्योंकि पाई का मतलब 180, ठीक है। तो साइन 180 0 होता है, चेक कर लें। साइन 180 0 होता है, चेक कर लें। तो क्या बचा भाई? सब कुछ 0 ही तो नहीं हो गया? नहीं बेटा, ये 0 हुआ, ठीक है, ये 0 हो गया, सही है, ये 0, तो 0 माइनस 0 इज़ 0, 1/3 इंटू 0 इज़ 0। मज़ेदार आंसर 0 ही आ गया। तो ये लेकिन भूल भुलाइए, कुछ लोगों का 0 नहीं आएगा क्योंकि कुछ गलती हो जाएगी, ठीक है। बारीकियाँ जो आ रही हैं नोट करते आ रहे हैं। लास्ट पार्ट है आज का, याद रहा, ये पार्ट 1 था आज का लेक्चर। अगला लेक्चर इससे भी कीमती हो, पार्ट 2 हो इंशाल्लाह 6.6 का, और इससे थोड़ा लंबा भी लेक्चर हो सकता है। तो आज का फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और मुझे कुछ हौसला भी दे दीजिएगा, बाकी आपकी मर्ज़ी। tan स्क्वायर sec 4, अब tan स्क्वायर किसी चीज़ का डेरिवेटिव नहीं होता, लेकिन टेंजेंट का sec स्क्वायर होता है, तो इसलिए मैं sec 4 को स्प्लिट कर लूँगा 2 में, ठीक है, ताकि स्क्वायर वाला चला जाए डेरिवेटिव में। तो देखिए sec स्क्वायर स्प्लिट करा, ये वाला sec स्क्वायर चला गया आपका डेरिवेटिव में, ये देखें नजर आया। अब इस sec स्क्वायर पे आइडेंटिटी लग गई। फिर कौन सी आइडेंटिटी? आइडेंटिटी हो रही थी बेटा 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी बड़ी मशहूर थी, तो अब ये आइडेंटिटी हमने इस sec स्क्वायर की जगह ला दी। सर इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि tan स्क्वायर इंटू 1, tan स्क्वायर इंटू tan स्क्वायर, तो tan स्क्वायर और tan स्क्वायर tan 4 हो गया। इससे सर फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि tan स्क्वायर के साथ sec स्क्वायर और tan 4 के साथ sec स्क्वायर डेरिवेटिव नेबरहुड में आ जाएगा। अब यहाँ पे ये फंक्शन अगर है तो ये उसका डेरिवेटिव आ गया, और यहाँ पे भी लाइकवाइज, तो अब n+1 वाला फार्मूला वैलिड हो गया। तो अब कैसे वैलिड हो गया? n हो गया यहाँ पे 2, तो 2 + 1/2 यानी 3/3, ये रहा 3 बाहर, 4 + 1, तो 4 + 1 5, 5/5 ये रहा बाहर, सही है। कोफिशिएंट फ़ौरन बाहर निकाल लिया करें ताकि वो गिनतियाँ साइड पे ही रहें। अब इसको 10x का क्यूब लिख सकता हूँ, इसको 10x की पावर 5 लिख सकता हूँ। अब तो आप लोगों को मेरे ख्याल से पक्का ही हो गया होगा कि लिमिट अप्लाई कैसे करते हैं। अब इस x की जगह पहले ये π/3 और 0 वाली लगाएं, इस x की जगह π/3 और 0 वाली। तो अब 1/3 के साथ टेंजेंट ऑफ π/3 माइनस, यानी अपर लिमिट ये हो गई, लोअर ये अपर लिमिट और ये लोअर लिमिट, यानी FB माइनस FA। यही काम यहाँ पे किया। अच्छा ये मैं कह रहा था पिछले सवाल में कि अगर आपको कन्फ्यूजन आ रही है तो यहाँ पे भी ब्रैकेट लगा लें, नहीं आ रही है तो आप डायरेक्ट भी ये 1/5 खोल सकते हैं। अब टेंजेंट 60, π/3 का मतलब होता है 60, टेंजेंट 60 होता है √3, नहीं पता है तो कैलकुलेटर चला लें। 60 का √3 होता है, तो ये √3 का क्यूब 3 दफ़ा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 3 3, तो एक पेयर और एक अनपेयर, तो 3√3, 3 की पावर 5, 3 की पावर 5 मतलब 5 दफ़ा, 1 2 3 4 5, तो 2 पेयर बन गए, एक अनपेयर रह गया, तो इसमें से 3 3 था 9 होकर बाहर आ गया और एक 3 अनपेयर अंदर रह गया। ओके हो गया, ये बारीकी थी। इसके बाद जनाब
यहाँ का 3 से तो 3 कैंसिल हो गया, √3 बचा। यहाँ पे 9 5 अपॉन में आ गया। अब एलसीएम लेंगे, इसके नीचे 1 है तो 5 1 5 एलसीएम, और 5 यहाँ पे बाहर 1 है तो 5 1 5 √3। यहाँ पे एलसीएम मौजूद था तो 9 √3। 9 + 5 कितना होता है बच्चों? 14 √3 अपॉन 5। दैट इज़ द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 का 10, द लास्ट पार्ट ऑफ टुडेज़ लेक्चर। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा अपना, और सबका ख्याल बहुत रखिएगा। सेहत और ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह आपसे बहुत जल्द एक और लेक्चर वीडियो में मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।